जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे हैं मेरे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 8 और 12 है मंगलवार। मुझे मालूम है कल आप महरूम रहे थे अंशु पहलू से, कल नहीं देख पाए थे, पर कल सुरों की अलग महफिल जमी हुई थी मेरी और इसलिए शायद मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया था। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दिन भर की तमाम खबरें यानी कल से लेकर के आज तक की अपडेट, क्या कुछ हलचल रही भरतपुर संभाग में, सवाई माधोपुर ज़िले, करौली ज़िले में, और क्या कुछ ऐसा था जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। देखिए, तमाम खबरें एक तरफ और चुनावी सरगर्मियां एक तरफ। इन दिनों जो उरूज पर है, जो शबाब पर है, वो चुनावी सरगर्मियां हैं। नगर परिषद के चुनाव जो हैं वो होने वाले हैं। धौलपुर की बात कर लें, भरतपुर, बयाना, हर जगह चुनावी बिगुल बज चुका है और प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से पूरे जी तोड़ से, जी जान से लगे हुए हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये जो बोर्ड है ये हमारा बने, हम नगर परिषद में जीत करके पहुँचें, नगर पालिका में जीत करके पहुँचें और अपने वार्ड का नेतृत्व करें। लेकिन जनता जनार्दन सबसे ऊपर है साहब, और जनता जिसको चुनेगी वही नगर परिषद और नगर पालिका का चेहरा देखेगा, वहाँ जाकर के कुर्सी पर बैठेगा और उनकी नुमाइंदगी करेगा। चलिए, तो अब चलते हैं दिन भर की तमाम खबरों की तरफ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ राज्य की वो बड़ी खबर जिससे सीधा ताल्लुकात है आप लोगों का। कोविड-19 चल रहा है, लगातार केसेस बढ़ भी रहे हैं, संक्रमण तेजी से बढ़ भी रहा है, सरकार भी चिंतित है और इसको रोकने के लिए, इसके प्रसार को रोकने के लिए लगातार कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें जनता की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर जनता नहीं समझेगी, जनता नहीं सुधरेगी, जनता नियमों का पालन नहीं करेगी, तो फिर ये संक्रमण रुकेगा कैसे। सरकार अपने स्तर पर पूरी कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जल्द ही वैक्सीन आने वाली है और वैक्सीन के कल्टीवेशन को लेकर के जो सिस्टम खड़ा किया जाना चाहिए उसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं हो चुकी है। राजस्थान की अगर बात करें तो कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर के खबर आई है कि 2021 की शुरुआत में यानी जनवरी में ही इसको वितरण का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। 2000 से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज बना दिए गए हैं, उनका निर्माण काम चल रहा है और जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में इसके बड़े सेंटर बनाए गए हैं जहां इसको स्टोरेज किया जाएगा और वहीं से फिर इसका कल्टीवेशन किया जाएगा। कुल मिलाकर के कोविड-19 की अगर ये वैक्सीन सफल हो जाती है, लोगों तक पहुंच जाती है इजीली, तो ये कहा जा सकता है कि उसके बाद में शायद मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इनसे निजात मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया में एक खबर और आई थी कि मास्क से निजात मिलना अभी इतना आसान भी नहीं है, चाहे आपको वैक्सीन लग चुकी हो या ना लगी हो। यानी कुछ दिनों तक अभी आपको मास्क का प्रयोग करना ही पड़ेगा वैक्सीन आने के बाद भी। तो ये अपडेट है। किसान आंदोलन गति पकड़ता जा रहा है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत बंद का आह्वान किया गया था आज, लेकिन इसका मिला जुला असर रहा पूरे राजस्थान में। गंगापुर सिटी की अगर बात करें, सवाई माधोपुर जिले की बात करें, तो यहाँ भी मिला जुला असर रहा। आंशिक रूप से ही बाजार बंद रहे, बाकी ज़्यादातर लोगों ने खोले हैं। तो किसान आंदोलन जो है वो अब गति पकड़ता जा रहा है। कल छठे दौर की वार्ता की जाएगी किसानों के साथ में। केंद्र सरकार है वो भी चाह रही है कि कैसे न कैसे करके इस मामले को सुलझा लिया जाए, किसानों की बात सुनी जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। अगर कानूनों में कोई ऑब्जेक्शन है तो उनमें संशोधन जरूर कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और लगातार ये चीज़ें सामने भी आ रही हैं कि किसानों को गुमराह ज़्यादा किया जा रहा है। जो वास्तविकता है ना, धरातल है, वो सामने चीज़ें नहीं आ पा रही हैं कि आखिर फैक्ट है क्या, कहाँ गलती है, कहाँ सही है। ये चीज़ें किसानों के सामने आ ही नहीं पा रही हैं। किसान देखना चाह रहे हो, किसान जानना चाह रहे हो, जो इस आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं उन किसानों को देखना साहब, लग्जरी गाड़ियों से आते हैं, भाषण दे करके और कल्फ वाला कुर्ता पहन करके और वापस घरों को लौट जाते हैं। वो किसान नहीं है। हिंदुस्तान का किसान देखना है तो उसे जा कर के देखो, जो पोष की भरी सर्दी में रात में भी अपने खेत की रखवाली करता है और गेहूं में पानी देता है, वो है असली किसान। उसका दर्द जा करके महसूस करो। स्टेज पर बैठ करके और शानदार कुर्ते पजामे पहन करके और जो आंदोलन कर रहे हैं ना, वो किसान कम और नेता ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसान आंदोलन में दर्द कम और राजनीति ज़्यादा नज़र आ रही है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास ज़रूर कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया है कि किसान आंदोलन के लिए हम वार्ता करने को तैयार हैं, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। सिर्फ संशोधन किया जा सकता है अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो।
किसान आंदोलन किस राह पर जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कल इसका निस्तारण ज़रूर हो जाएगा। बैठ करके जब टेबल पर बात करेंगे तो मुद्दे भी सुलझेंगे और दिलों के बीच में जो गर्म है वो गर्मी भी पिघलेगी कहीं ना कहीं। चलिए, तो ये किसान आंदोलन को लेकर के पूरे राजस्थान भर में आंशिक आंदोलन बंद रहा, ज़्यादा असर देखने को मिला नहीं है साहब किसी भी शहर में। अब बात करते हैं भरतपुर की। तो सेवर पुलिस ने मवेशियों से भरा एक वाहन पकड़ा है। हम लगातार आपको खबरें बता रहे थे कि अब जो इस तरह की घटनाएं हैं उनमें लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं चोर, और पुलिस भी कहीं ना कहीं एक्टिव हुई है और इस तरह की गाड़ियों पर निगरानी रखी जा रही है। और एक गाड़ी को पकड़ा है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है जो अवैध तरीके से इन मवेशियों को ले जा रहा था। नेशनल हाईवे नंबर 21 पर उज्जैन से के पास में ये घटना थी और पुलिस ने एक व्यक्ति को ट्रैप किया है। कृषि विधेयक को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन वहाँ भी हुआ, भरतपुर में भी जिला मुख्यालय पर। और जो आरएलपी से विधायक हैं और मंत्री हैं सुभाष गर्ग, उन्होंने ट्रैक्टर चला करके, ट्रैक्टर रैली निकाल करके और विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। करौली की तरफ चलते हैं तो जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने 2 वांछित अपराधियों पर इनाम घोषित किया है। इनमें से एक तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, दशरथ गोलाड़ा या दशरथ जाट, जो डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड में संलिप्त है, उस पर 5,000 का इनाम घोषित किया है। इसके अलावा एक और वांछित अपराधी है विक्रम गुजर, उस पर भी 2,000 का इनाम घोषित किया है, इनको पकड़वाने में हेल्प करने वालों के लिए। अगली खबर, करौली के दहमोली गांव में 9 दिन से लापता आशीष के शव को मिलने के बाद में उसके परिजनों का रो रो कर के बुरा हाल है। और सबसे ज़्यादा व्यथित उसकी वो नई नवेली दुल्हन है जिसने सिर्फ एक ही बार अभी घर में कदम रखा था, अपने ससुराल में कदम रखा था, और दूसरे ही दिन आशीष लापता हो गया था और उसके बाद उसकी लाश एक कुएं में मिली थी। बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़ करके गई है सर ये लाश, ये शव जो है, ये मौत जो है, इससे बहुत सारे सवाल उठे हैं। इनकी जांच हर पहलू से की जानी चाहिए। आखिर क्या ऐसी वजह थी कि एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, वो उसकी हत्या हुई है, मौत हुई है, आत्महत्या हुई है, ये सब ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच करना अब प्रशासन के लिए बहुत ज़रूरी है कि शादी के 1 दिन बाद ही वो घर से क्यों गायब हुआ और उसके 9 दिन बाद उसकी लाश उसी के घर के नज़दीक एक कुएं में मिली। तो परिजनों को हम भी संबल देना चाहेंगे और हमारी सिंपैथी, हमारी हमदर्दी उनके साथ है, सद्भावना हमारे उनके साथ है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर तो विधायक दानिश अबरार को धमकी देने का जो प्रकरण है वो भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 4 से 5 लोगों ने विधायक दानिश अबरार को धमकी दी थी। और इस कहानी में एक ट्विस्ट और आया है कि जो ये धमकी देने वाले गिरोह हैं ये बड़े सक्रिय हैं साहब उस इलाके में। एक तो सद्दाम गैंग है और दूसरी है विजय मीणा गैंग। और विजय मीणा गैंग से सांठगांठ बताई जा रही है दानिश अबरार की, और इसी के चलते उन्होंने धमकी दी है विधायक दानिश अबरार को। डीजीपी एमएल लाठर ने इस पर कार्रवाई करते हुए एसपी सुधीर चौधरी से बात की और अतिरिक्त सुरक्षा अब बढ़ाई गई है विधायक दानिश अबरार की। उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको अब और बंदोबस्त कर दिया गया है, चाक चौबंद कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने आज रणथंभौर क्षेत्र के आसपास चल रहे मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण किया, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, कितने वहाँ पर जो मजदूर थे वो उपस्थित थे, कितनों की आपने हाजिरी लगाई है, इन कामों का उन्होंने निरीक्षण किया। याद रखिए कि जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन जो हैं वो नए आए हैं, तो यहाँ की जोग्राफिकल सिचुएशन है उसको समझ रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ की जितनी भी कार्य प्रणालियाँ हैं, गतिविधियाँ हैं, उनको समझ रहे हैं। तो लगातार इस समय दौरे पर हैं। बौली, चौथ का बरवाड़ा, गंगापुर सिटी भी वो आए थे। यहाँ के अधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की और यहाँ के मुद्दों पर चर्चा की। मतदान के दिन पहचान पत्र दिखा करके आप मतदान कर सकते हैं, इसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, गैस डायरी, बैंक पासबुक, बहुत सारे ऐसे नए पहचान पत्र हैं जिनका इस्तेमाल करके आप उस इलाके के बाशिंदे हैं ये आप साबित कर सकते हैं और अपने मत का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये जारी कर दिया है। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। चुनावी जो माहौल है ना, शायद हो सकता है वातावरण में थोड़ी बहुत सर्दी नज़र आ रही हो, लेकिन धरातल पर चुनावी गर्मी जो है ना वो उबाल पर है, पूरे उबाल पर है। और सभी राजनीतिक दलों ने और निर्दलियों ने भी कहीं ना कहीं पारा बढ़ा रखा है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ दावे कर रही है कि साहब 45 के लगभग सीटें आ जाएंगी और एक बार फिर हैट्रिक लगाएगी भारतीय जनता पार्टी,
कांग्रेस कह रही है कि नहीं साहब, खाता खोलना है हमको और इस बार खाता हमारा ज़रूर खिलेगा। और निर्दलीय कह रहे हैं कि आपने हमको बाहर का रास्ता दिखाया है, तो अब दोनों ही दलों को बाहर का रास्ता निर्दलीय दिखाएंगे। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो भविष्य के घर में छुपा है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अपने अपने हिसाब से सब ने ताल ठोक रखी है और अब घर घर जाकर के मान मनुहार का दौर चल रहा है। कुछ निर्दलीय थे जो मैदान से हट गए, लेकिन कुछ ने अभी भी ताल ठोक रखी है और दोनों ही राजनीतिक दलों का जो गणित है, जो समीकरण है, वो बिगाड़ रखा है। गंगापुर सिटी की खबरें पूरी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चुनावी डिबेट में जिसका आप सबको इंतजार था, आज मैं आपसे मुलाकात करवाना चाहूँगा कुछ हमारे खास मेहमानों से, जो इस चुनावी विश्लेषण को और ज़्यादा खोलेंगे और आपकी जो दिमाग में जमी धुंध है उसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। चलिए मैं एक एक करके अपने जो मुआज़िज़ मेहमान हैं, जो आज हमारे अतिथि हैं और चुनाव से जुड़ी डिबेट में जो शामिल हुए हैं, उनसे आप सबका तारुफ करवा देता हूं और उनसे आपकी मुलाकात करवा देता हूं। मेरे साथ सबसे पहले हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और भाजपा की नीतियों और रीतियों पर पकड़ रखने वाले सुशील दीक्षित जी। सुशील सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। माइक दे देना सर। वो आइए सुशील भाई साहब। और दूसरे हमारे साथ हैं, लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और उसके बाद में पता नहीं रीतियों और नीतियों से कितने रुष्ट और नाराज नजर आए कि उन्होंने अब पाला बदला और बसपा के जिला प्रभारी हैं कासिम अली जी। तो कासिम सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। सुशील सर, चुनावी सरगर्मियां, सर्दी के मौसम में गर्मी का माहौल चुनावों का कैसा चल रहा है आपका? बसंत ऋतु की तरह लग रहा है ये मौसम हमें। चुनाव में गर्मी सर्दी को दूर करने का काम कर रही है। हर चुनाव में ये गर्मी होती ही है। अमूमन ये चुनाव अगस्त में हुआ करते थे। अब की बार ये चुनाव ऐसे मौसम में हो रहे हैं। मौसम एकदम सुहाना है, लेकिन सिर्फ केवल मात्र एक समस्या ये है कि शादी विवाह का माहौल है और आम आदमी बहुत कुछ चाहते हुए भी इस चुनाव में जितना जुड़ना चाहिए था उतना नहीं जुड़ पा रहा है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप सबको मालूम है और मालूम होना भी चाहिए। क्यों कि जब भी कोई चीज़ रणनीति तय होती है, जब भी कोई प्रोजेक्ट तैयार होता है, तो उससे पहले हमारी संस्कृति में एक कैलेंडर चलता है। उसमें 12 महीने के कार्यक्रम तय होते हैं। उस कार्यक्रम के अनुसार जिस संस्कृति में हम जी रहे हैं, उस संस्कृति में ये बिल्कुल तय होता है कि 12 महीने में कितने सावे और वो सावे किन किन तारीख को पढ़ने वाले हैं। उसके बावजूद पता नहीं चुनाव आयोग ने किसकी सलाह पर और क्यों कर ऐसे दिनों को चुना जिसमें हम सब लोग चाहते हुए भी हमारे लोग डायरेक्टली जुड़ नहीं पा रहे हैं। बड़ी समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है, क्योंकि 7 तारीख का सावा, 9 तारीख का सावा और 11 तारीख का सावा, क्योंकि इसके बाद में मलमास लगने वाला है। मलमास के बाद में 27 अप्रैल को सावे पड़ेंगे। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है ये कि बिना सोचे समझे चुनाव की तारीख तय कर दी। रही पार्टियों की बात, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो शायद मैं किसी और के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसका कार्यकर्ता 24 घंटे साल के 365 दिन और 12 महीने प्रत्येक पल चुनाव की तैयारी हो या किसी रचनात्मक या किसी सांस्कृतिक या कोई आंदोलन की तैयारी हो, उसके लिए सदैव तैयार रहता है। हम सब तैयार हैं और चुनावी बिगुल में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी शानदार भूमिका के साथ उभरेगी और आने वाली 13 तारीख को गंगापुर नगर परिषद के अंदर एक बार फिर तीसरी बार नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बैठेगा। ये निश्चित रूप से मान के चलिए।
कुल मिलाकर के दावे बहुत हैं, वादे बहुत हैं, लेकिन ये पब्लिक है साहब और ये सब जानती है और असली फैसला जो करेगी ना वो जनता जनार्दन करेगी। इस डिबेट में और गर्मी भरने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जिन्होंने यहाँ परिचित करवाया और राजनीति में बहुत अहम भूमिका रखते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में अहम भूमिका रखते हैं। पुरुषोत्तम जी अग्रवाल जो टीवी राजस्थान से लगातार जुड़े रहे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पाल पोस करके जिन्होंने गंगापुर में बड़ा किया। पुरुषोत्तम सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आपका भी स्वागत। अब देखिए सुशील जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं बसपा के कासिम जी। कांग्रेस वालों से भी मैंने लगातार आज संपर्क किया मगर कोई टाइम दे ही नहीं पाया कि हम चाह रहे थे उनको डिबेट में बुलाएं और उनसे भी उनका जो पक्ष है वो सुने। कासिम सर, लंबे समय तक सेवा की आपने कांग्रेस की और फिर पता नहीं ऐसा क्या मानस हुआ कि आप चले गए हाथी के साथ। सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ पोर्टल का धन्यवाद देता हूं जो मुझे सम्मान दिया इस डिबेट में आने के लिए, और सभी मेहमानों को भी मेरी तरफ से हार्दिक आभार। असल में क्या है कि कांग्रेस में काफ़ी टाइम तक मैं रहा, लेकिन वहाँ पर मैंने महसूस ये किया कि कांग्रेस SC ST माइनॉरिटीज़ और OBC के वोट बैंक का यूज कर रही है। हमारा वोट लेने के बाद में हमको बुला दिया जाता है, इसलिए मैंने इस पार्टी को छोड़ा और बसपा ज्वाइन की मैंने। हाँ, और लगता है कहीं ना कहीं कि आपको लगा कि शायद बसपा की रीतियाँ जो नीतियाँ हैं वो अच्छी हैं, ऐसा लगा आपको और कहीं ना कहीं आपने बसपा ज्वाइन की। लेकिन एक अफसोस की बात यह है और कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम सर आप भी मेरी इस राय से इत्तेफाक रखते होंगे कि ये जो पार्टियों का गठन है ये आखिर जातिवाद के आधार पर क्यों होता है, क्यों इनको वो सिंबल मिलता है, वो क्यों प्रतीक मिलता है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी, एक तमगा मिल गया। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी। मायावती जी ने आकर के दलितों के लिए एक पार्टी और इजाद कर दी और वो हो गई बहुजन समाज पार्टी। ये जो जातिवाद की राजनीति है ये कहीं ना कहीं खोखला कर रही है देश को। बिल्कुल, जातिवाद ही देश का जो है यूँ कहते हैं सत्यानाश कर रही है ना। तो वो स्थिति आज देश में है। ये जातिवाद और ये जो भी जाति के पीछे जो राजनीति करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, सभी पार्टियां जो है आपस में जातियों में विघटन की स्थिति पैदा कर रहे हैं और इसका नुकसान जो है देश को बहुत बड़ी क्षति के रूप में उठाना पड़ रहा है। सुशील सर, जाति के आधार पर पार्टियों का निर्माण क्या ये अच्छी राजनीति के संकेत हैं? नहीं, जाति के आधार पर पार्टियों का निर्माण हुआ है, ये अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातिगत राजनीति की नहीं। तमगा तो मिला हुआ है। नहीं, हिंदुओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हिंदू सनातन, ये भारत की पार्टी है, ये भारत की पार्टी है, हिंदू की पार्टी नहीं है, ये भारतीयों की पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आप सुनिए पूरा था, भारतीय जनता पार्टी। खाली हिंदू की पार्टी कहना, लेकिन सच्ची बात करना और सही बात करना, तुष्टीकरण की राजनीति से दूर रहना, क्या सांप्रदायिकता है। इस देश में का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने शुरू से, जब से इसका जन्म हुआ है तब से लेके आज तक तुष्टीकरण की नीति को अपनाया है। और आप इसका सीधा से उदाहरण है, कांग्रेस का एक वोट बैंक था, कांग्रेस का वोट बैंक था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया। संविधान में जो सुविधा हमारे दलित पिछड़े वर्ग को दी जानी थी वो उनका अधिकार था, उसके तहत दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने आज़ादी के बाद जब जैसी सरकार बनी पंडित नेहरू जी की और फिर इंदिरा जी की, उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से लिया कि कांग्रेस ने ही इनको, इस वर्ग को आरक्षण दिया है। ऐसा नहीं है, आरक्षण एक अधिकार था। किस लिए? समानता का भाव लाने के लिए, पूरे देश में समान तगबे के लोग एक साथ खड़े हो पाए, पूरा समाज एक साथ खड़ा हो पाए, इसके लिए दी गई एक सुविधा है। उसको कांग्रेस ने ऐसा प्रदर्शन किया, वोट बैंक में तब्दील कर लिया। उसके बाद में आप गौर करिए, आपने देखा कांग्रेस के एक बड़े नेता उस समय के वीपी सिंह जी बहुत चतुर नेता रहे।
उन्होंने बड़े दिमाग से कांग्रेस की रणनीति को पढ़ा। कांग्रेस का वोट बैंक रहा दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, और इनको मिलाया, उनका वोटिंग परसेंटेज पूरा हुआ, सरकार बनी। बिना चुनाव के सरकार बनती थी कांग्रेस की, लेकिन बीपी सिंह ने उसको पढ़ा, और बीपी सिंह ने उसको पढ़ के जैसे बीपी सिंह को किक आउट किया कांग्रेस ने, उन्होंने एक नई पार्टी बना करके और सरकार बनाई। सरकार बना के उन्होंने सबसे पहला काम मंडल आयोग लागू किया। मंडल आयोग लागू करने के बाद देश के अंदर जातिगत पार्टियों का अंबार लग गया। कांग्रेस ये वहीं से इजाद हो रही है, फिर एक शुरुआत हो गई। अच्छा कासिम सर, आप भी बताइए मुझे, दलित के नाम पर एक पार्टी खड़ी कर दी गई, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं कि दलितों के साथ में इंसाफ किया बहुजन समाज पार्टी ने? शुरुआत तो वहीं से की थी, लेकिन 32 करोड़ रुपए आपके बर्थडे पर चंदा इकट्ठा होता है, 200 करोड़ रुपए के आप महल बनाते हैं, 1200 करोड़ रुपए के आपने हाथियों की प्रतिमाएं खड़ी कर दी, फिर दलित कहाँ खो करके रह गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दलितों का उद्धार हुआ है, और माननीय बाबा साहब ने जो सपना देखा था उसको साकार करने के लिए काशीराम जी ने संघर्ष किया था। नहीं, लेकिन कासिम भाई जो अगर अंबेडकर साहब है तो वो किसी एक पार्टी के थोड़ी हैं, वो तो पूरे हिंदुस्तान के हैं। संविधान दिया है तो पूरे हिंदुस्तान को दिया है। नहीं, वो दिया तो है, लेकिन उन्होंने दलित उद्धार पर विशेष ध्यान दिया था। स्पेशल जो दबे हैं, कुचले हैं, जो वंचित वर्ग है, जिनको सम्मान नहीं मिला था, उसके लिए बाबा साहब ने काम किया था, और उसी सपने को साकार करने के लिए क्या काशीराम जी ने संघर्ष किया था। और उन्हीं के पद चिन्हों पर बहन मायावती जी, जो बसपा की हमारी सुप्रीमो में 4 बार की मुख्यमंत्री जी रही है, उन्होंने काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और गरीब उत्थान के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। विकास देख लो आप, उत्तर प्रदेश में जाकर देख लीजिए आप, तभी तो 4 बार मुख्यमंत्री रही है। नहीं 4-4 बार मुख्यमंत्री उनको कौन चुनता अगर विकास नहीं होता तो? नहीं, वो बात तो सही है, 55 साल तक कांग्रेस भी शासन में रही, वो कोई बात नहीं है। मैं ये पूछना चाह हूँ, अगर विकास उन्होंने किया है तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से निकल करके आ रही हैं? हाथी स्थापित करना, हाथियों की प्रतिमा स्थापित करना, अपने घर को महल की तरह खड़ा कर लेना, ये कौन सा स्थान है, ये कौन सा विकास है? नहीं, अपने घर को महल की तरह खड़ा किया है। बिल्कुल, आप जाकर के देखिए उनकी तो आप जाकर, आप दिल्ली के अंदर जाकर देख लिए, भाजपा का जो मुख्यालय है वो किसी महल से कम नहीं है, आप जाकर देख लीजिए। तो ये आम आदमी जो है वो पार्टियां एक दूसरे पर उंगली उठाते ही निकलती रहेंगी, या कुछ सच्चाइयां स्वीकार भी करेंगे ये राजनीतिक दल कभी? नहीं, सच्चाइयाँ तो जैसे आपने अभी कहा था कि 55 साल कांग्रेस ने राज किया है, बिल्कुल आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कांग्रेस ने राज किया है मूर्ख बनाकर जनता को। लेकिन असल में क्या बात रही है कि कांग्रेस की रीति नीतियों में सदा से ही खोट रही है, सभी को आपस में लड़वा दिया है। और ये कांग्रेस ने क्या है कि दलितों का ऐसे, भाई असल में बात प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी के अंदर तो वो वर्ग के उच्च पदों पर वो वर्ग के पदाधिकारी है जो उसका कोर वोट बैंक है, वोट बैंक है, उनका राइट ही बनता है, उनका सम्मान ही मिलता है। लेकिन कांग्रेस के सत्ता संगठन पर वो वर्ग के पदाधिकारी है जो उसका कोर वोट बैंक है ही नहीं। भाई आप दो सम्मान, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी भी सम्मान देती है, माइनॉरिटीज़ को सम्मान देती है, एससी को सम्मान देती है, ओबीसी को सम्मान देती है, लेकिन उस अनुपात में देती है जिस अनुपात में वो पार्टी के लिए सेवा करते हैं। लेकिन कांग्रेस क्या है कि एससी को, एसटी को, माइनॉरिटीज़ को उस अनुपात में सम्मान नहीं देती है। तो कांग्रेस का पतन होने का सबसे बड़ा कारण ये रहा है। अब आपको फॉर एग्जांपल मैं छोटी छोटी बातें आपको मैं बता देता हूँ। जैसे राजस्थान में कांग्रेस आई है, किसके दम पर आई है? एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ ने, उसका कोर वोट बैंक था ओबीसी का, वंचितों का, उसके दम पर वो सत्ता में आई है। लेकिन आप सत्ता में आने के बाद में देख लीजिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वादा किया था कि हम मदरसा पैरा टीचरों को नियमित करेंगे। मदरसा पैरा टीचरों को नियमित नहीं किया। आप देख लिए लगभग 10 विधायक है माइनॉरिटीज़ के, किसी भी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ विधायक को कोई भी सम्मानजनक पद दिया हो तो आप बता दीजिए। एक अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट दिया है, वो तो हमारा है क्या? वो तो हमारा अधिकार है, वो तो बीजेपी भी दे देती है भाई, वो तो भारतीय जनता पार्टी भी दे देती है भाई, वो तो हमारा हक है, अधिकार है, वो तो हमको मिलता ही है। कुल मिलाकर के वादों से सिर्फ मुकरे हैं। हाँ। और सिर्फ थोते वादे किए हैं। अच्छा सुशील सर, एक बात बताइए मुझे, ये किसान आंदोलन आग पकड़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। मोदी जी का अगर इतिहास देखा जाए, और जब से ये सरकार आई है 2014 से, कि या तो कोई कानून बनाया नहीं और अगर बना दिया
तो फिर वापस लिया नहीं। ये हठधर्मिता है या फिर कि वाकई में इन कानूनों में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग इनको हवा देते हैं? पहले मेरी बात पूरी जी। कर लेने देते ना, तो मुझे पहले मेरी बात हाँ, पूरी कर लेने। बताइए। अब आप देखो कि उसके बाद में उर्दू शिक्षा को समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है, राजस्थान के अंदर आंदोलन करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। आप देख लीजिए, आप मुझे बता दीजिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 2 साल होने को आए, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए या हमारे पिछड़े जो वर्ग है या वंचित जो वर्ग है उनके विकास को लेकर कोई एक भी योजना बनाई हो तो मुझे बता दीजिए आप। उनके पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप प्लान है। अगर गंगापुर विधायक की अपन ले, विधायक रामकेश मीणा जी की, अगर उनकी लेन है तो अगर वो मुझे बता दे कि उन्होंने किसी भी अल्पसंख्यक वार्ड के अंदर या किसी भी दलित वार्ड के अंदर एक ईंट भी लगाई हो विकास के नाम पर, तो वो मुझे बता दे। तो ऐसे नहीं होगा, वोट हमारा, राज कोई और करेगा। नहीं बिल्कुल कासिम सर, सत्ता संगठन में भागीदारी देनी ही पड़ेगी, सम्मान देना ही पड़ेगा। नहीं बिल्कुल ये सही बात है कि हम भी लगातार ये प्रश्न पूछते आ रहे हैं कि सर कम से कम 2 साल के काम तो हमें बता दो, आप गिना सको तो गिना दो। और वही सवाल मेरा सुशील सर से है कि सुशील सर, राजनीति भाजपा की किस करवट बैठ रही है, कुछ तो बता दीजिए। कानून लगातार नए नए आ जाते हैं और ये एनआरसी और इन पर बहुत सारा हो हल्ला होता है साहब, लेकिन केंद्र सरकार आखिर ये कानून अब क्यों लेकर के आ रही है, इनमें बदलाव की ज़रूरत क्यों है? भारतीय जनता पार्टी कोई भी कानून ऐसा नहीं लेके आई है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जो भी कानून ला रही है, जब से भाजपा बनी है तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने चुनाव लड़ा है। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद में अगर मान लो ये मुद्दे ऐसे नहीं होते, स्वीकारोक्ति लायक नहीं होते, तो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती और प्रचंड बहुमत के साथ आई। पिछले 5 साल सरकार रही, उस अब की बार जो सरकार आई उससे अधिक बहुमत के साथ फिर सरकार आई। अगर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप जनता को पसंद नहीं होते, भारतीय जनमानस को नहीं भाते, तो किसी भी सूरत में दोबारा कोई भी दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो कहीं और दल हो, किसी सूरत में नहीं आती। आप ये देखिए, ऐसा कौन सा कानून है जो भारतीय जनता पार्टी देश के हित में नहीं लेकर आई। जो भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे अपने घोषणा पत्र में, वो सारे के सारे मुद्दे, वास्तविकता क्या है कि अब कांग्रेस के पास और विपक्षी दलों के पास कोई बचा नहीं है। कासिम भाई मेरे साथी हैं, पुराने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं और हम तो इनको दिलो जान से चाहते थे और अब भी चाहते हैं कि पार्टी में रहें, आते रहते, शायद भविष्य और उज्जवल होता। मैं दूसरी पार्टी की बात करना ही नहीं चाहूँगा। आपने अभी जिक्र किया एनआरसी का और अन्य अन्य मुद्दों का। आप ये देखिए, आप पत्रकार जगत के बहुत अच्छे पत्रकार हैं। मेरे साथी पुरुषोत्तम जी खड़े हैं, मेरे साथी हैं, हम शायद क्लास साथी में रहे, पैरेलल चले हैं। ये भी जानते हैं कि एक भी एजेंडे किसके बाहर की बात हमने नहीं की है। सारे मुद्दे आप उठा के दीजिए, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो। कितना गुमराह किया कांग्रेस ने, कितना भयभीत कर रखा था इस देश को कि धारा 370-35 से हटाएंगे, देश में जलजला आ जाएगा, अजाब आ जाएगा। क्या हुआ? निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए अजय जी, और जब निर्णय करने की क्षमता वाले लोग सत्ता में आए, 5 मिनट में चुटकी बजाकर पूरे संवैधानिक तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में पास किया। आप कैसे मानते हैं? आप कैसे मान सकते हैं? और देश की जनता कैसे मान सकती है भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे ठीक नहीं है? भाई हमें मैंडेट मिला है, इन्हीं मुद्दों को लेके मिला है, एनआरसी को लेके मिला है। इसमें क्या गलत है? समान नागरिकता कानून को लेके मिला है। और अब जो चल रहे हैं किसान आंदोलन, कि ये कानून खराब है साहब, किसानों के हित में नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप वहाँ जाइए और वहाँ खड़े हुए किसान, जो ढोंगी, जो किसान, आप जाइए मेरे गांव में जाइए, देहात में जाइए, उससे पूछिए, उससे बात करिए। वो किसान है,
जिनके कुर्ते पजामों में कलफ लग रही है, मर्सिडीज गाड़ियों से उतर रहे हैं, ये इस देश का एक तकबा है जो इस देश में कभी सत्ता में तो कभी कल्पना ही मत करो आने की। पूरी दुनिया से उसका नाम मिट गया, लेकिन कुछ एक तंत्र ऐसा है वो उसमें घुसा हुआ है और कांग्रेस के पास तो कुछ बचा ही नहीं करने को। लेकिन उस तंत्र के माध्यम से वो लोग ऐसे मुद्दों को उठाने हवा देते हैं और हवा दे करके उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। देश में क्या हो रहा है, देश में कितना बवंडर हो जाए, चाहे आग लग जाए, समाज शक्त विकसित हो जाए, इस देश में ऐसे ऐसे आंदोलन हुए, अभी आपने देखा है विपक्ष ने ऐसे ऐसे आंदोलन किए हैं जिनको सोचकर शर्म आती है। समाज को तोड़ने का, भारतीय समाज की सभ्यता को नष्ट करने के आंदोलन, एक विचारधारा ऐसी भी है भारत में, और वही उसी विचारधारा के लोग इस किसान आंदोलन में, भारतीय किसान की सोच नहीं है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किसान विरोधी किसी भी सूरत में नहीं है। ये सारे कानून पहले तैयार थे, ये कांग्रेस के मनमोहन सरकार के एजेंडे में भी थे, तब ये अच्छे थे। और जब ये मोदी जी ने लागू किए तो इनमें कमियां न हुई, तब ये किसान का सत्यानाश करने वाले हो गए। अजय जी, इसमें सिर्फ राजनीति और राजनीति के अलावा तीसरी चीज़ नहीं है। अब ये बड़े मुद्दे हैं और बड़ी बातें हैं। पुरुषोत्तम सर, आपके जहन में क्या आता है, क्या सवाल है? अब स्थानीय मुद्दों की अगर बात की जाए तो मैं चाहूँगा कि आज की डिबेट जो है नगर परिषद चुनावों को लेकर भी किया जाए। ये जरूरी है कि प्रस्ताव प्रारंभिक रूप से इनका जो है बीजेपी के बारे में बताना और इनका बसपा के बारे में मैं चाहता था कि कांग्रेस के भी यदि कोई प्रतिनिधि यहाँ होते तो और भी डिबेट में मज़ा आता। लेकिन क्या है, चूँकि वो मौजूद नहीं है, इसलिए अब मौजूदा काबिल आदमी नहीं है। जो मौजूद आदमी है उन्हीं से जो है अपन चर्चा करेंगे। मेरा आज की डिबेट जो है मेरी स्थानीय मुद्दों पर, मेरी डिबेट में स्थानीय मुद्दों में मैं सबसे पहले भाजपा नेता सुशील जी से पूछना चाहूँगा कि अभी तक बीजेपी ने या भाजपा प्रत्याशियों ने विकास के लेकर गंगापुर के विकास का रोड मैप क्या है, इसके बारे में आपने अभी तक किसी भी तरह का कोई, जो कहते हैं कि प्रचार प्रसार सामग्री है या वो है, हाँ, या कोई एजेंडा देना चाहिए, वो तीनों ही पार्टियों ने नहीं दिया है, मानिए आप। तो इस आपका विकास के एजेंडे इस चुनाव में क्या रहेंगे, है क्या रोड मैप क्या है बीजेपी का? और फिर अगला प्रश्न दोबारा करूंगा। पहले मैं पुरुषोत्तम जी मेरे मित्र हैं, इनका स्वागत करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत शानदार प्रश्न पूछा है, लेकिन प्रश्न ऐसा पूछा है जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पूछने का नहीं था, ये तो कांग्रेस से पूछने का प्रश्न था। भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछ रहे हो, पहला उत्तर तो मेरा ये है, जहाँ खड़े होकर ये डिबेट हो रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का सीधा चाहे हस्तक्षेप रहा नहीं हो। कांग्रेस जिस चीज़ का ढिंढोरा पीटती है, जिनकी पूजा करती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से नेहरू पार्क जाना जाता है। इस पार्क को ही देख लो, इसका सौंदर्यीकरण और इसमें जो विकास हुआ है वो, और आज हम इस काबिल हुआ है ये कि आज हम इस पर खड़े होकर शान से डिबेट कर रहे हैं, मेरे साथी कासिम भाई और पुरुषोत्तम जी और आप सब लोग। आपने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जब गंगापुर में बने, उससे पहले इस पार्क की स्थिति देखी, बिल्कुल, और आज आप इस पार्क की स्थिति देख रहे हो। गंगापुर के विकास के और विजन के बारे में बता दूं आपको, गंगापुर की जनता को विकास का विजन जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, वो किसी की कल्पना से बाहर की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद ये बात बताना चाहूँगा कि जब भी चुनाव होते थे, कई लोग कई तरह के मुद्दे उठाते थे। गंगापुर में कोई सार्वजनिक पैलेस ऐसा नहीं है जिसका सौंदर्यीकरण किया जाए, लोग वहाँ जाएं, घूमें फिरें, तफरीह करें, आनंद करें, बच्चों के साथ बैठें उठें, ऐसी जगह योग बने। ले दे करके अपनी कल्पना करते थे, नहर, छोटे छोटे बच्चे देखते थे कि ये नहर, वो हंसते थे, पूरे गंगापुर का गंदा पानी भर जाता है, ये नहर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, भारतीय जनता पार्टी के विधायक गंगापुर में बने मान सिंह जी गुजर साहब,
वो बार बार एक बात कहते थे, हर भाषण में बोलते थे, चुनाव में भी, कि मैं नहर का विकास कराऊंगा, मैं नहर को ऐसी बनाऊंगा, मैं नहर को वैसी बनाऊंगा। मैं हंसता था, मैंने कहा ये पता नहीं क्या हो गया इस आदमी के दिमाग को, ऐसी बात क्यों कर रहा है, इस गंदगी में क्या करना चाहते हैं। पुरुषोत्तम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के विजन देखिए आप, उसने ठान लिया कि हमको नहर का सौंदर्यीकरण करना ही है। उसके लिए कितनी मेहनत की है उसको मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। ऊपर बैठे अधिकारी मंजीत सिंह जी, जो उस समय डायरेक्टर थे, उनने मेरे सामने कहा इस बात को कि यार कहाँ पैसा लगा रहे हो, मेरे सामने कहा है। उसके बाद विधायक महोदय और हम मुख्यमंत्री जी महोदय से मिले, वसुंधरा जी से, उनको हमने इस बात को बताया। उन्होंने तुरंत मंजीत सिंह जी को फ़ोन करके कहा तुरंत पैसा रिलीज किया जाए। एक दूसरा मुद्दा, सौंदर्य के नाम पे धुंधेश्वर गंगापुर का एकमात्र हिस्टोरिकल पैलेस, जहाँ गंगापुर की जनता जाया करती थी। कोई फिसल रहा है, कोई गिर रहा है, कोई सुरक्षा का भाव नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, लेकिन प्रकृति सौंदर्य था। हम सब लोग जाते थे, आपने भी देखा होगा। बंद आंखों से दिख रहा है विकास। धुंधेश्वर जाइए, तस्वीर बदल गई, तकदीर बदल गई गंगापुर की। आप गवर्नमेंट बालाजी से जाइए, सीधा रास्ता, आँख बंद करके मोटरसाइकिल से, अपने वाहन से आँख बंद करके जाइए, सीधे धुंधेश्वर धाम पहुँचेंगे और सामने का दृश्य देखेंगे, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। जब मैं पहली बार गया, उसको देख के गदगद हो गया। भारतीय जनता पार्टी का विजन ये है। आपने नगर परिषद चुनाव की बात कर रहा हूँ, नगर परिषद में आप चली जाइए, गंगापुर शहर के अंदर प्रत्येक वार्ड में कोई वार्ड ऐसा नहीं जहाँ LED लाइट की व्यवस्था नहीं हो। प्रत्येक वार्ड, जहाँ कोई वार्ड ऐसा अछूता नहीं, चाहे वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा हो, चाहे वहाँ कांग्रेस का पार्षद, बिना किसी भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे और नेता हैं, उन्होंने विकास करवाया। कहीं कोई आरोप नहीं लगा सकता कि ये कांग्रेस ने लगाया, ये BJP वाला है, ये निर्दलीय है। समानता के अधिकार के साथ सारे विकास कार्य लगाए। गंगापुर को चारों ओर आप देख लीजिए किस प्रकार से रोड मैप गंगापुर आज देख लीजिए। क्या 5 साल पहले, आज से 7 साल पहले गंगापुर के चारों ओर के ये रोड मैप यही था? क्या बाजार से आप चलते हैं ट्रकविजन से लेकर के और सालों तेराई तक, क्या सौंदर्यकरण यही था गंगापुर का? इससे ज़्यादा और क्या होगा? पुरुषोत्तम सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा सुशील जी, जब आपने इतने विकास कराए, 10 वर्ष जो है बोहरा परिवार नगर परिषद सभापति गंगापुर सिटी में रहा है। बोहरा जी रहे, बोहरा जी के बाद उनकी पुत्रवधू संगीता बोहरा सभापति रही। आखिर ऐसा क्या कारण रहा जो ये इतने आपके BJP के विकास पुरुष जो आप कह रहे हो, उनको आपने इन चुनावों में टिकट नहीं दिया और हाशिए पर रख दिया, उनके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया? इसके पीछे क्या कारण रहा? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। पहले तो आप एक बात को मैं सुधार कीजिए। मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरा ही अपने आप में परिवार है। जिनको भी टिकट मिला है वो बोहरा जी का ही परिवार है। बोहरा जी उस परिवार के मुखिया हैं। आपको पता होना चाहिए, बोहरा जी हम सबके सम्मानित, भारतीय जनता पार्टी के नहीं पर गंगापुर के सम्मानित व्यक्तित्व के धनी हैं। और हम और हमारे पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता उनका बहुत सम्मान करते हैं। बोहरा जी कभी हाशिए पे नहीं थे, न कभी हाशिए पे होंगे। आपको जानकर उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष के 81 वर्ष के लगभग हो चुकी है। आपने खुद ने कहा वो परिवार 10 साल से नगर परिषद की सत्ता में रहा है और उनसे जितना विकास उन्होंने किया वो तारीफ के काबिल है। अभी आपको जानकारी दे दूँ, कोरोना काल में बोहरा जी कोरोना पॉजिटिव थे और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि जब ये सब चीज़ें चल रही थी तब वो जयपुर एडमिट थे। उस दौरान उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। ऐसी स्थिति में कोई भी परिवार, वो हम भारतीय जनता पार्टी परिवार, हम सब उनकी चिंता में थे। ऐसी स्थिति में नहीं थे कि चुनाव लड़ा जाए। हमने उनसे बात की है, हमने उनसे पूछा भी है। हमारी माननीय संगीता जी बोहरा से हमने सभी जगह राय ली है, क्योंकि वो परिवार कोरोना पॉजिटिव उनके मुखिया आगे थे। चुनाव कैंपेनिंग में आज भी वो लगातार प्रत्येक वार्ड के चुनाव कैंपेन में जारी है। आज भी वो लगभग 3-4 वार्डों में कंटिन्यू गई है।
आज मेरे वार्ड में भी, हमारे वार्ड में भी वो गई हैं। हमारे ऊपर जो वार्ड पड़ते हैं 52, 49, 53 सभी सारे वार्डों में उन्होंने कैंपेनिंग की है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में सभी का सम्मान है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। रही बात बोहरा जी की, बोहरा जी हमारे लिए सर्वमान्य थे, सम्मान है और सम्मान ही रहेंगे। कासिम भाई, पहली बार अब आजमा रहे हैं भाग्य। नगर परिषद के चुनावों में बसपा की तरफ से कितने टिकट दिए गए हैं इस बार? बसपा की तरफ से हमने 12 टिकट दिए हैं। अच्छा, और 12 टिकटों में कितने टिकट ऐसे हैं जिनको आप जीत का दावेदार प्रबल रूप से मानते हैं कि हाँ ये सीटें तो हम निकालेंगे? देखो, हमको 8 टिकट तो हमको जीत की पूरी संभावना है, जीतने की। बाकी कोशिश हमारी पूरी 12 की ही चल रही है। असल में क्या है कि मैंने जो टिकट जो फाइनल किए हैं ना, मैं स्कूटर पर तो चलता हूँ और स्कूटर पर चलने के बाद मुझे ये पता रहता है कि किस वार्ड के अंदर किस कैंडिडेट की पोजीशन सही है। उस आधार पर ही मैंने उसका व्यक्तित्व देखा, उसकी काबिलियत देखी, उसकी विनिंग पोजीशन देखी, उसके बाद ही मैंने टिकट फाइनल किया है। अच्छा, आपके मैंने कोई तीसरी मंजिल पर बैठकर या बाईपास पर बैठकर टिकट फाइनल नहीं किए है। मैंने ज़मीनी हकीकत जो थी ना वो देखकर टिकट फाइनल किए। टिकट मैं भी पूरे 60 ही बांट सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था कि जैसे सरकारी स्कूल में कितने के 30 बच्चे और 15 फेल और 15 पास। आज आप देख लीजिए बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति क्या है। बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति क्या है कि अभी पुरुषोत्तम जी ने भी सवाल किया था कि तुमने जो काबिल लोग हैं ना वो हाशिए पर लगा दिए। तो बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल काबिल लोग, ऐसा ही कांग्रेस ने कहा, हाशिए पर लगा दिए। दीपक जी जो रुका है, कांग्रेस के कद्दावर नेता, उनको निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है। और मज़े की बात तो आप देखिए, वार्ड नंबर 13 में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय हरगोविंद कटारिया जी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के सिंबल पर, और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मदन पचौरी जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मज़ेदार बात क्या होगी? कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने में लगी हुई है। नहीं, ये बात आपने बड़ा अच्छा पॉइंट करा कासिम जी। और ये तो बीजेपी पे भी सवाल उठ रहे हैं सर। आप ही के बीजेपी के लोग ऐसे हैं कि टिकट वितरण में लेकर के कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ियां हुई है दोनों ही पार्टियों से इस बार। हालांकि पुरुषोत्तम जी के जो विचार थे वो ये कह रहे थे कि साहब बजाय बीजेपी के कांग्रेस ने थोड़ी समझदारी दिखाई है टिकट वितरण में, लेकिन बीजेपी ने नहीं दिखाई। आप ही के बहुत सारे ऐसे हैं जो अब बागी बन करके मैदान में हैं और वो कहीं ना कहीं अब गणित बिगाड़ने में लगे हुए हैं। टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई कहीं ना कहीं? नहीं, हमारे यहाँ किसी प्रकार कोई गड़बड़ी नहीं हुई और हमारे यहाँ कोई बागी भी नहीं है। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस के पास तो 20 वार्डों में कैंडिडेट नहीं थे। 20 वार्डों में कैंडिडेट नहीं थे। ऐसे ऐसे टिकट दिए कांग्रेस ने जो 15 मिनट पहले बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और 15 मिनट बाद पता लगा वो कांग्रेस ने उसको टिकट दे दिया। आपको बता दूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि चुनाव चल रहा है। मैं सबसे मेरे व्यक्तिगत संबंध भी है और मीडिया में इस तरह की हल्की बात करनी भी नहीं चाहिए। बाकी मैं निश्चित रूप से मानिए आप, कांग्रेस के मेरे पास में 10 ऐसे उदाहरण हैं, 10 कम से कम ऐसे टिकट हैं जो हम भारतीय जनता पार्टी टिकट मांग रहे थे और 15 मिनट बाद उनको कांग्रेस से टिकट मिल गया। कांग्रेस के पास ऐसे भी हैं जिनका टिकट फाइनल कर दिया और जब सारे काम हो गए पता लगा टिकट का नहीं। बीजेपी में भी हुआ है ये तो गड़बड़। बीजेपी में भी जो लिस्ट आई है वो कुछ और थी और जब सिंबल मिला तो वहाँ कुछ और नाम मिले हैं। कई मैं वार्डों के आपको उदाहरण दे सकता हूँ जिनमें ऐसा हुआ है। तो गड़बड़ी कहाँ हुई और गफलत क्यों रही दिन भर? जब पार्टी का लास्ट वो था और लिस्ट जारी हुई तो वो लिस्ट कौन सी थी? चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सर मेरी बात सुनिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चुनावी रणनीति होती है। पहले ये देखा जाता है कि कई वार्डों में ऐसा देखा जाता है भाई इस वार्ड में कौन कैंडिडेट आने वाला है, उसके सामने फिर उसी हिसाब से कैंडिडेट उतारा। दोनों ही पार्टियां इस तरह का इंतजार करती हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जहां निश्चित रूप से आप कहीं अजय जी कहीं कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन सामने मान लो उनके सामने पुरुषोत्तम जी आए तो पार्टी को लगा कि ठीक है अजय जी शायद हो सकता है कि इनके सामने कमज़ोर कैंडिडेट हो सकते हैं किसी भी गणित के या सामाजिक हिसाब किताब से या किसी भी ताने बाने से। तो इन मजबूरियों में, इन परिस्थितियों में सबको सारी पार्टियों को करना पड़ता है। रही बीएसपी की बात, बीएसपी 12 सीट नहीं 12 उतारे हैं साहब। 12 की 12 आ जाओ चाहे 60 की 60 आ जाओ, बीएसपी की गति क्या होनी है ये आप हम पूरे देखते आ रहे हैं। राजस्थान में पहले 5 साल जब गहलोत सत्ता में थे तो बीएसपी पूरी कांग्रेस में, कासिम जी अकेले रह गए स्कूटी पे।
कासिम जी ये और बात अब की गंदा बार लग रहा है फिर आप लोगों का। बीएसपी वैसे के वैसे अब फिर कासिम जी स्कूटी पे, अब स्कूटी पे फिर कासिम जी ने सर्वे किया है, 12 लड़ाए 12 भी जीते थे, आपके पास बचे हैं क्या कासिम जी? ऐसा है। हमारे मेरी पास बात ये सुनिए, बचेगा। सुनो, मेरी आपने बात कांग्रेस सुनो। छोड़ी, हमारे पास आपने कांग्रेस छोड़ी, आपने बीजेपी छोड़ी, फिर आपने कांग्रेस छोड़ी। हमारे यहाँ जो है ग्रामीण अंचल में एक भाषा बोली जाती है, उसको मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन समझने वाले लोग हमारे बहुत समझदार हैं, वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं, ये बसपा की आप मेरी बदकिस्मती देखिए, क्यों हुई है हर बदकिस्मती बार? नहीं, मेरी बात सुनिए, बदकिस्मती नहीं है, सत्य है कि दलित, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक समुदाय, इनको लेकर के इन दलों ने सदैव इनके इमोशंस का, इनके जज्बातों का फायदा उठाया है। इनके जज्बातों को इनको ब्लैकमेल करके अपना उल्लू सिद्ध करके इनके लीडरान ने अपना काम सिद्ध करके फिर कुएं में धकेला है। आप कैसी बात कर रहे हो? आप देख लो क्या गति हुई है। 2 बार राजस्थान में 6 के 6, फिर 6 के 6, और अब ये 12 में से 6 आएंगे तो भी कासिम जी स्कूटी पर पाएंगे, कोई लेना देना नहीं है। कासिम सर, देखो, सुशील जी मेरे बड़े भाई के समान है और मैं इनका सम्मान करता हूँ। इन्होंने एक बात तय की थी कि इन्होंने बीजेपी में थे, तो इसमें कोई शक नहीं है, बीजेपी ने मुझे मान दिया था, सम्मान दिया था, सब कुछ दिया था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन उसके पीछे छोड़ने के पीछे रीजन क्या था, ये तो इन्होंने जाना ही नहीं। उसके नहीं, लेकिन- पीछे नहीं, उसके कासिम पीछे सर, छोड़ने के पीछे, सुनो कासिम सर, पहले मेरा वो सवाल- देखो, मेरा वो जवाब अतीत की पूरा बातें करने हो गई। वो मेरा जवाब एक शब्द में ही तो कर रहा हूँ मैं। असल में क्या आगे बीजेपी के अंदर मैंने ये महसूस किया था कि मैं उसके अंदर मेरा व्यक्तिगत फ़ायदा तो उठा सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे समाज का कोई भला नहीं कर सकता। इस वजह से मैंने बीजेपी छोड़ दी। लेकिन जब मैंने कांग्रेस में जो आया मैं, तो कांग्रेस में मैंने ये पाया है कि इन दोनों के अंदर से हाथ मिले हुए हैं। गंगाधरी शक्तिमान है, ये दोनों एक ही है। जब तक ये कांग्रेस देखो, जब पहले मुझे बोलने, प्लीज 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 मुझे जो बात पहले मुझे बोलने आप दीजिए। व्यक्तिगत हम फायदा, देखो, अभी आपने कहा, मेरी बात सुनिए आप, सुनो। अभी आपने कहा कि मैं मेरा व्यक्तिगत काम तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे और लोगों का काम नहीं सकता। समाज का। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं जिस गाँव से आता हूँ, जिस गाँव में मेरा लालन पालन हुआ है, मैं जिस गाँव पे बड़ा हुआ हूँ, खेला कूदा हूँ और इस लायक आज यहाँ खड़ा हूँ, उस गाँव में अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक है। बिल्कुल। और मेरे गांव के, मेरे मित्रों, मेरे साथियों के, मेरे जो उनसे रिश्ते नाते हैं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा काम, किसी भी प्रकार का काम अगर कोई हुआ है तो मेरे उन लोगों का हुआ है। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। कैसी बात करते हैं कि मेरा खुद का काम हो जाए? काबिलियत व्यक्तित्व में होनी चाहिए। कैसे नहीं होते? मैं तो अल्पसंख्यक नहीं हूँ। देखो, ये मैंने प्रैक्टिकल महसूस किया है। और नहीं, पर आप लोगों के साथ में ये हमेशा क्यों होता है? जब स्टेट लेवल पर सरकारें बनने को होती हैं, 5-6 सीटें आप ले भी आते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। नहीं। फिर दोबारा आई तो वही 5-6 आए और फिर वो गायब हो पार्टी गए। लोगों को भरोसा नहीं है या सिर्फ सिंबल लेने के लिए मेरी बात टिकट सुनो, लेना? बसपा ही गायब नहीं होती है। आप ये दोनों, मैं कह रहा हूँ दोनों पार्टी एक है। इसमें मध्य प्रदेश में कौन गया था? बसपा गई थी माधवराव सिंधिया जी के साथ में। कौन गया था? कांग्रेस ही गई थी। गोवा में यही हुआ था, कर्नाटक में यही हुआ था। तो असल में दोनों पार्टी एक ही है। इनको जब तक कांग्रेस में मजे लेने होते रहते हैं ना, जब तक तो कांग्रेस में लेते रहते हैं, और जब इनकी पार नहीं पड़ती तो ये बीजेपी में चले जाते हैं। और रही बात ये कह रहे सुशील जी मेरे बड़े भाई के समान कि कासिम जी स्कूटी पर होंगे, तो कासिम जी स्कूटी पर नहीं होंगे। ईश्वर ने चाहा तो इस बार सत्ता की मास्टर चाबी हमारे हाथ में होगी। ये बड़ा दावा किया है पुरुषोत्तम सर। चेहरे पर मुस्कुराहट, बहुत कुछ सवाल ताला ही नहीं करेगा। रहेगा। चाबी तो बहुत दूर की बात है। ऐसा है। चाबी हमारे छोड़ो हाथ में आप। होगी। नगर चाबी- पंचायत को गेट चौड़ा करना चाबी- पड़ेगा। क्योंकि हाथी आएगा। हाथी आएगा। सबसे बड़ा सिंबल है हमारा बल्ला छल्ला गेंद गुब्बारे। हाँ, नहीं बिल्कुल। हमारे। चलिए, आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ राजनीति करवट लेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा पुरुषोत्तम सर। अब कुल मिलाकर के ये है कि अब जो राजनीति है गंगापुर सिटी की, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत शॉर्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिनमें सुधार की आवश्यकता है और बीजेपी के विजन में है, दिमाग में है कि अगर हमारा सभापति बनता है तो इन चीज़ों को हम प्राथमिकता के साथ करेंगे। 2 साल में जो शहर की दुर्दशा हुई है वो सबके सामने है, छुपाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। 2 साल में शहर की दुर्दशा होनी ही थी, क्योंकि 2 साल से ये सरकार बनी है। 2 साल से सरकार अपने आप को बनाने में, बचाने में लग रही है। और अभी कल परसों ही स्टेटमेंट आया गहलोत साहब का कि बीजेपी फिर मेरी सरकार को हिलाने का काम कर रही है। लेना देना कुछ है नहीं।
उनके पास में काम करने का समय ही नहीं है। काम करें कहाँ से? सरकार को बचाएं, काम करें। इसलिए न विजन न कोई काम, कोई लेना देना, जनता से कोई लेना देना नहीं है। और नए नए कानून, ये नगर परिषद के या नगर पालिकाओं के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में रोज़ नए कानून बनाए। पिछले चुनाव में कुछ कानून थे, उससे पहले कुछ कानून थे, अपनी मर्जी के अनुसार। आज ही पंचायत राज के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस को क्या शानदार थपेड़ा पड़ा है। हाँ, उनके और यही हम नगर परिषद, नगर निगमों के चुनाव में होने वाला है। जिस प्रकार से चीरहरण किया परिसमन के नाम पर शहरों का, शर्मनाक घटना है ये। एक वार्ड में 277 वोट, एक में 394 वोट, एक में 2600 वोट, एक में 2200 वोट। अन्याय किया है, घोर अन्याय जनता के साथ। अब क्या विजन रहने वाला है? विजन रहने वाला है अमृत जल योजना, केंद्र सरकार की प्लानिंग, सड़क योजना, केंद्र सरकार की प्लानिंग, सीवरेज वाला प्लानिंग, केंद्र सरकार का प्लानिंग। ये सारे काम ठप्प पड़ गए। और जब ये सीवरेज के काम चलेंगे, अमृत जल योजना के काम चलेंगे, तो रोडों का जायज बात खुदना था। लेकिन इन्होंने आते ही उस काम को इतना धीमा कर दिया कि उस काम का पूरा होने का चांस लगता ही नहीं है कि ये पूरा कर पाएंगे। पूरा करें कैसे? सरकार बचाएगी, कामों करवाएंगे। हमारा विजन है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का नया बोर्ड बनेगा, हमारा सभापति निश्चित रूप से बैठेगा भारतीय जनता पार्टी का। उसके बैठते ही सीवरेज के काम को 4 गुनी गति से आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद तुरंत शहर के जितने भी रोड टूटे हुए हैं, उन रोडों को तुरंत बनाया जाएगा। अभी तक जो हमारा विजन था, शायद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती तो गंगापुर शहर में अब तक कभी का सीवरेज का काम पूरा होकर के सड़कों का नवनिर्माण हो चुका होता। आप ये निश्चित मान के चलिए। और ये इस बात को शहर की जनता मानती है, आम नागरिक भी मानता है। तो ये बड़े बड़े विजन हैं जिनको लेकर के काम करना है। बिल्कुल बड़े विजन। अच्छा, 60 में से कितनी सीटें? 60 में से लगभग 50 सीटें। हम चाहते हैं हमारी 58 टिकट दिए, 58 वो आए और 2 समर्थित हैं वो भी जीत गए। हम तो 60 ही 60 चाहते हैं। चाहने से थोड़ी होता है। जनता जनार्दन है, उसके हाथ में उनको बटन दबाना है, कमल खिलाना है, ये तय है, खिलेगा कमल। अब 45 खिलते हैं, 40 खिलते हैं, 50 खिलते हैं, ये भविष्य के उसमें गर्व में है। कासिम सर, आपने तो बता दिया चाबी हमारे हाथ में रहने वाली है, लेकिन फिर बोर्ड पे बैठेगा कौन? बोर्ड पे हमारा सभापति बैठेगा। 12 में ही? हाँ बिल्कुल बैठेगा। कांग्रेस की स्थिति तो है, कर्नाटक में क्या हुआ था? जेडीएस की कितनी सीटें थी? जेडीएस की कितनी सीटें थी? 22 सीटें थी। कासिम भाई की इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि इनका ही बैठेगा। यूँ बैठेगा कि इनके जो भी घोड़े आएंगे, वो उन घोड़ों पर सवार कौन होगा ये परमात्मा ही जानता है। सभापति के सिंबल पर बैठेगा, ये निश्चित मानिए, सिंबल पर बैठेगा सभापति के सिंबल से आएंगे। लेकिन वो पता नहीं किस करवट जाके बैठेंगे, अब वो किस जाके बैठेंगे। इनके पास कुछ बसने वाला नहीं है। तय मानो कासिम भाई, आप तो हमारे साथी हो। और अब मेरी बात सुनो, हम चाहते हैं, स्वागत है आपका। बांध कर तो कोई आता है, खूंटे पर तो कोई रखा जाता नहीं है, पर हाथी डोले गांव गांव, जो का हाथी जो का नाम। मैसेज तो जाएगा ही, कासिम भाई के हाथी थे। तो कुल मिलाकर के ये है कि चुनावी जो रणभेरी है वो बीत चुकी है और अच्छा चल रहा है मामला, कैंपेनिंग अच्छी चल रही है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आज तो मेरा गला ही बैठ गया, रोमांचक। बिल्कुल नारे, बिल्कुल नारेबाजी करिए। पुरुषोत्तम सर, अब हमारा सर्वे क्या कहता है? देखिए, मेरा अजय जी, मैं लगभग नहीं तो जब से ही चुनाव के नामांकन भरने का काम पूरा हुआ और कैंडिडेट फाइनल हुए, उसके बाद मैं लगातार अपनी टीम के साथ गंगापुर शहर में जनसंपर्क के लिए, जिस सर्वे के लिए कि ऐसा क्या हो सकता, तो मैंने अभी जो है जो स्पष्ट कैंडिडेट हैं कि जो स्पष्ट तस्वीर उभर रही है कि ये वोटी बैठने वाली है, तो ऐसे लगभग अभी मैं 30-35 जो है वार्डों में लगभग फाइनल अपनी तरफ से कर चुका हूँ। 20-25 वार्डों में अभी स्थिति क्लियर होना अंतिम समय में होना संभव है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 4 दिन पहले एक बात कही थी कि कांग्रेस की ज़्यादा सीटें रहेंगी और बीजेपी की चाहे एक कम आए कम रहेगी। लेकिन मैंने जब बाहर में हकीकत जानी तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस में बागियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है। और
उसका खामियाजा कांग्रेस को शायद भोगना पड़ेगा भुगतना पड़ सकता और है। उसका फायदा बीजेपी उठाएगी। उसका फायदा निश्चित रूप से बागी जब कांग्रेस के ज़्यादा हो गए, जैसे मैं आपको बागियों के मैं 2-4 प्रमुख बागी हैं, तो कांग्रेस की सबसे ज़्यादा बागी तो जो है महिला जो है पूर्व चेयरमैन गीता देवी नरूका है। वेरी गुड। वो कांग्रेस प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल। उनकी वजह से 34। हाँ, उनकी वजह से कांग्रेस को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार आप आ जाओ जहाँ पर वार्ड नंबर 15 में बागी पार्षद जो पहले पार्षद थे अरविंद, हाँ अरविंद जी, अरविंद शर्मा, वो बागी चुनाव लड़ रहे हैं। हरगोविंद वो इनके सामने जगदीश नारायण मिश्र जो है कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनके सामने जो है ये अरविंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं बागी के, कांग्रेस के बागी के रूप में। उसकी वजह से उनका कद कमज़ोर हो रहा है। ठीक है। कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं अधिकृत जगदीश नारायण शर्मा जी। अच्छा, मोटा मोटी अगर देखा जाए तो जैसे 35 वार्ड है, 35 वार्डों का अगर विश्लेषण हम करें तो क्या गणित बैठ रहा है? 35 वार्डों में वास्तविक रूप से तो अभी क्या है, मैंने मुस्लिम बाहुल इलाकों का दौरा नहीं किया। ठीक है। क्योंकि मैंने जब देखा मुस्लिम बाहुल वार्डों में कि जहाँ एक प्रत्याशी कांग्रेस का खड़ा हुआ है अधिकृत, वहीं 5-5 मुस्लिम प्रत्याशी जो है ना निर्दलीय के रूप में खड़े हुए हैं और उनको बैठाने के लिए कांग्रेस जी जुबान से जो है जुटी हुई है। तो उनका समीकरण अभी क्या है, मतलब अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही कि वास्तव में उस वार्ड की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन जो मुस्लिम के अलावा जो 35 वार्ड हैं, मतलब 15 वार्डों में तो मुस्लिम बाहुल है और 35 वार्ड ऐसे हैं जो मेरी निगाह में उनमें बीजेपी बहुत अच्छी जो है बढ़त ले रही है। 35 में से लगभग नहीं तो आप ये मानिए कि 17 सीटों पर जो है बीजेपी क्लियर जो है आगे निकल रही है। ओके। और बाकी पर है 17 के बाद में 17 के बाद जो बताया कि शायद 10 सीटें कांग्रेस, हाँ 10 सीटें कांग्रेस की अभी आ रही हैं, स्पष्ट आ रही हैं 10 तो, और बाकी पर निर्दलीय जो है निर्दलीय गणित बिगाड़ रहे हैं। लेकिन सब मिला के अभी स्थिति क्लियर इसलिए नहीं कही जा सकती कि कांग्रेस मुस्लिमों के वोट पर निर्भर है और कांग्रेस का प्रयास चल रहा है कि मुस्लिमों को एकजुट किया जाए और एक ही कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में उनको जो है रिटायर किया जाए। तो कुल मिलाकर के ये है कि सियासी दांवपेच अभी जारी हैं और सुशील जी हमारे साथ थे। सुशील जी ने बिल्कुल कहा कि तीसरी बार भी हैट्रिक लगेगी भाजपा की और भाजपा का ही सभापति बैठेगा। वहीं कासिम जी ने कहा कि चाबी हमारे पास रहेगी और नगर परिषद का दरवाज़ा इस बार चौड़ा करना पड़ेगा क्योंकि हाथी की सवारी आएगी झूम के, और ऐसा ना हो कि ये जो धूल है वो कहीं धूल ही बन करके ना रह जाए, क्योंकि ये जनता है और इसको समझना अब बड़ा टेढ़ा काम हो गया साहब, और ये जनता बहुत अच्छे तरीके से अब समझने लगी है। याद रखिए, पहले नेता जनता को बेवकूफ़ बनाते थे, लेकिन अब जनता जो है वो अंत समय तक भी नेताओं को बेवकूफ़ बनाती रहती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि आखिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा। क्योंकि अब ईवीएम का ज़माना है, पहले लोग टच में रहा करते थे और अब टच पे रहा करते हैं। फ़र्क इतना आया है साहब। लेकिन कुल मिलाकर के है कि जो भी बैठे, सुशील सर, पूरी जनता या कासिम भाई, पूरी जनता एक बात चाहती है कि शहर का विकास तो हो और इस शहर को नए पंख लगें। मेरा निवेदन सुनिए, विकास अगर आपको देखना है अभी आप जाइए गंगापुर शहर के ऐसे जो आउटर वार्ड थे, जैसे आप देख लिए वार्ड नंबर 49, वार्ड नंबर 50, वार्ड नंबर 52, 53, ऐसा एरिया आप देखिए। मैं जहाँ तक बात करूँगा, आप हमारे वार्ड में चले जाके देखिए। आप अभी आप चले जाइए, बच्चियाँ निर्भीक रूप से बैडमिंटन खेलते हुए पाएंगे। रात में बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे। रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक हमारे क्षेत्र की महिलाएं, माताएं, बहनें इवनिंग वॉकिंग पर, अभी आप चले जाइए, आपको निश्चित रूप से उनको मिलेगा। इससे ज़्यादा विकास कहाँ देखने को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी ने विकास में कमी कहाँ छोड़ी है, और जो विकास हमसे अधूरा रह गया है, निश्चित रूप से आप मान के चलिए उस विकास को निश्चित रूप भारतीय जनता पार्टी जैसे ही हमारा सभापति बैठेगा, सरकार से हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। गंगापुर की जनता के जो भाग्य में जो पीड़ा है
उस पीड़ा को निश्चित रूप से ख़त्म करेंगे, उस पर मरहम लगाएंगे और जनता के चेहरे पर, गंगापुर के चेहरे पर मुस्कान लेके आएंगे। ये हमारा आपसे वादा है और इस वादे के हम आपसे खड़े नहीं उतरेंगे तो हम आप निश्चित रूप से मान चलिए हम आपके साथ दोबारा कभी डिबेट करने नहीं आएंगे। मेरा सुशील जी से एक प्रश्न है जो एक चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये जो नए चुनाव की जो लागू हुई है दिशा निर्देश के सभापति बिना चुनाव लड़े भी सभापति बन सकता है कोई व्यक्ति, तो क्या बीजेपी की इस प्रकार की कोई रणनीति है क्या कि बिना चुना हुआ कोई व्यक्ति उनके दिमाग में कोई पैराशूट कैंडिडेट बीजेपी उतार सकती है क्या? कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ये आपने बिल्कुल स्पष्ट देख लिया है। पहले आपने सीधा चुनाव करवाया, फिर इसको वापस पार्षदों द्वारा चुनाव करवाया, फिर आपने एक नया कानून बनाया कि गैर पार्षद भी इस चुनाव को लड़ पाएगा, फिर आपकी पार्टी में सिर्फ डबल हो गई। आपके जो नगर निगम के जो यूडीएच मंत्री है उनके और आपके उप मुख्यमंत्री जी के बनी नहीं, मुख्यमंत्री जी के इनके बीच में आपस में तनाव रहे, ये गलत कानून है। आवाज़ उठाने वाले आदमी की क्या गति कांग्रेस में होती है आप देख लीजिए। जो सच्चाई की और अच्छाई की बात करता है कांग्रेस ने, उसकी क्या गति की है आप देख लीजिए। मतलब भाजपा की तरफ से आप एश्योर कर रहे हैं, भाजपा की तरफ से हम ये श्योर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस की बहुत ज़बरदस्त एक कुसंग ऐसी वो है, सोच है कि बिना पार्षद का चुनाव लड़े भी पार्षद सभापति बन सकता है। इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ जाला है। गंगापुर की जनता को छलने का ये प्रायोजित खबरें हैं। मैं इस खबर को जितनी निंदा हो उतनी निंदा करता हूँ। ऐसे में समय पर इस तरह की खबरें देना, भाजपा ऐसा नहीं करेगी। भाजपा बिल्कुल कतई ऐसा नहीं करेगी। भाजपा चुने हुए पार्षदों में से ही लोकतांत्रिक तरीके से पार्षदों की राय के साथ पार्टी की रणनीति के साथ में बैठ करके योजना बनाएगी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी अपना सभापति चुनेगी। क्या बात करते हो आप? चलिए, तो ये प्रमुख बातें थी और बहुत कुछ बातें निकल करके सामने आई हैं। आज की डिबेट में उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी, क्योंकि सब ने अपने अपने हिसाब से अपने विचार व्यक्त करे हैं और लोग वही सुनना चाह रहे थे। अब ज़्यादा वक्त रहा नहीं है चुनावों के और 11 तारीख को इस शहर के मुस्तकबिल का फैसला होगा। 13 तारीख को आएगा परिणाम और फिर देखना होगा कि कौन बैठेगा उस कुर्सी पर जिसके लिए ये पूरी लड़ाई चल रही है, जद्दोजहद चल रही है। और कम से कम अब ये शहर जो है, इसकी जो दशा है वो सुधरनी चाहिए। हर व्यक्ति को इंसाफ मिले, ये शहर जो है वो सुधरे, इसकी सुंदरता में 4 चांद लगे। और सबसे बड़ी बात है कि नगर परिषद में जो लोगों की सुनवाई नहीं होती है, आम आदमी का जो दर्द छलकता है ना, अब उससे कम से कम उसको निजात मिले। सड़कें रोशनी से जगमगाए, सड़कें साफ़ सुथरी हों, स्वच्छता अभियान कहीं ना कहीं मखौल बन करके ना रह जाए। तो वादे इरादे तो बहुत सारे हैं साहब, लेकिन वही बात है ना कि बार बार एक चीज़ पकड़ा दी जाती है और वो है सिर्फ आश्वासन या फिर झूठे वादे, और जनता एतबार भी करे तो कहाँ तक करे साहब। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिबेट में जी बिल्कुल करना चाहूँगा, ये जनहित की बात है और आप और हम सब की बात है, बिल्कुल इसमें कोई राजनीतिक बात भी नहीं है। अभी एक स्वच्छता अभियान की बात चली, मैं आपसे भी निवेदन है जब भी हम ये डिबेट करें, या तो इसके शुरुआत में या इसका जब भी समापन हो, एक तो हम कोरोना काल के बारे में ज़रूर बात करें, थोड़ी सी मास्क लगाने की बात करें, दूसरा स्वच्छता की बात करें। केवल मात्र स्वच्छता, स्वच्छ रखना इस शहर को, अपने गांव को, अपने घर को स्वच्छ रखना, घर को स्वच्छ रखना केवल मात्र अपनी गृहिणी की या अपनी माँ बहन की जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी आपकी हमारी भी है। उसी प्रकार इस शहर को स्वच्छ रखना केवल और केवल मात्र नगर परिषद, नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल, या फिर वो स्वच्छ कर्मी है, स्वच्छता कर्मी है हमारे, केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो भी आपकी हमारी तरह इंसान है। हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम उनका कितना सहयोग कर पा रहे हैं। हम कचौड़ी खाकर दोनों नाली में न डालें, हम कचरा पात्र में डालें, केला खाकर छिलका सड़क पर नहीं फेंकें, टिकिया खाकर ठेले के जो डस्टबिन है उसी में डालें, सड़क पे नहीं फेंकें। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, इन जिम्मेदारियों के भी हम लोगों को आभास होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से ये बनाना चाहूँगा, अब की बार यदि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना
जो बनने वाला है, हर सूरत में हम ऐसे प्रयास करेंगे कि आम आदमी को इस स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। केवल मात्र नगर परिषद या नगर पालिका के स्वच्छता कर्मी इस काम को पूरी जिम्मेदारी से नहीं करते हैं, ऐसे उनके चेहरे पर काली पोतने का हम काम नहीं करें। सारे लोग सब मिलकर पूरे गंगापुर को स्वच्छ बनाएं। हम सब एक साथ इस काम में सब जुटें। मेरी आपसे ये प्रार्थना है। आपने हम सबको आज यहाँ बुलाया, मैं आपका और आपके इस पोर्टल का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जी, मैं जो है 11 तारीख के चुनाव के लिए गंगापुर सिटी नगर परिषद के सभी मतदाताओं से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वे अपने वार्डों में स्वच्छ छवि के अच्छे उम्मीदवार को चुनाव करें, और चाहे किसी का भी चुनाव करें लेकिन वोट डालने जरूर जाएं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल, बहुत शानदार बात कही है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बसपा का सभापति बैठेगा, ईश्वर ने चाहा था, और बसपा का सभापति बैठेगा तो अभी सुशील जी ने कहा था कि आप इसका कुशाल का विकास देखिए, आप नेहरू पार्क का विकास देखिए, आप यहाँ विकास देखिए, बैडमिंटन खेला जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों से, आप हमारे मुस्लिम वार्डों में आकर देखिए, दलित वार्डों में आकर देखिए। आपको दिखाता हूँ मैं उस्मान कॉलोनी दिखाता हूँ, काजी कॉलोनी दिखाता हूँ, मदीना मस्जिद दिखाता हूँ। नालियाँ दरिया बनी हुई है, सड़कें दलदल बनी हुई है। तो मेरा पहला मकसद ये होगा कि ये जो वर्ग है ना, जो विकास की राह में पिछड़ गए हैं, मुस्लिम वार्ड, दलित वार्ड, ओबीसी वार्ड, वंचित वार्ड, इन वार्डों को जड़वाना मेरा पहला मकसद होगा। अगर या तो हमारा सभापति बनेगा, कासिम भाई, और अगर सभापति एक मिनट मेरी बात, अगर सभापति नहीं बनता है तो हम किसी को समर्थन देंगे। बीजेपी के सभापति हम किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। बहुत बढ़िया कासिम और भाई। हम समर्थन देंगे किसी को भी तो शर्तों पर देंगे। शर्तों पर ये देंगे कि इन वार्डों में हमारे विकास होंगे ही, उस आधार पर हम समर्थन देंगे, नहीं तो हम समर्थन देंगे ही नहीं। और समर्थन बाहर से देंगे। इन्होंने पहले कहा था ना कि वो कांग्रेस में चल जाते, इस बार ऐसा नहीं होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जिन्होंने समर्थन दिया उनके टिकट कटे, फिर वापस टिकट मांगने के लिए पहुंचे तो उनको टिकट नहीं मिला, ये बात भी आपको मालूम है। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कुल मिलाकर के ये है कि सबने अपना अपना विजन क्लियर कर दिया और बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकल करके सामने आई है। लेकिन पुरुषोत्तम सर ने जो कही, और बिल्कुल वही हमारा सबका कहना है, 11 दिसंबर लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और अपने शहर का नुमाइंदा अगर आपको चुनना है तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। एक सच्चे और अच्छी छवि के व्यक्तित्व को आप वोट डालिए, जातिवाद से परे हट करके, किसी गंदी राजनीति से परे हट करके। देखिए, इन चुनावों में व्यक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पार्टियां उतना मायने नहीं रखती। जो आपके वार्ड का विकास कर सके, जो इस शहर के बारे में अच्छी सोच रखता हो, ऐसे व्यक्ति का ही चयन करें। और 11 दिसंबर को अपने मत का प्रयोग आप ज़रूर करें। जाएं और फिर देखते हैं कि क्या फिजा बदलती है या नहीं बदलती इस शहर की। और अगर नहीं, हाँ, 60 वार्डों का जो ओपिनियन पोल है वो भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे कि क्या कुछ हमारा गणित कहता है और सरकार किसकी बनने वाली है, यानी सभापति किसका बनने वाला है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि बिल्कुल अगर कोई नहीं सुनेगा तो जी न्यूज़ पोर्टल आपकी हर बात को पूरी बेबाकी से उठाएगा, चाहे हमने पहले भी उठाई है और अब चाहे सभापति कोई भी मुस्तकबिल हो इस शहर का। लेकिन जी न्यूज़ पोर्टल आम आदमी की हर आवाज़ को हर जनप्रतिनिधि तक पहुंचाएगा और पूरी विश्वसनीयता के साथ और पूरी निष्पक्षता के साथ पहुंचाएगा। सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी जी न्यूज़ पोर्टल की इस मुहिम में जी न्यूज़ का पूरी तरह से साथ दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जब भी मुझे जी न्यूज़ पोर्टल की ओर से बुलाया जाएगा, मैं निश्चित रूप से अपनी विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ जरूर आऊँगा। बिल्कुल। और पुरुषोत्तम सर हमारे साथ बिल्कुल जी जान से जुड़े हुए हैं और लगे हैं सर्वे में, वो भी लग रहे हैं और हमारे जो लोग हैं वो भी सर्वे कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। सर, अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ करके? बहुत बढ़िया लगा और मैं चाहता हूँ कि आप हमें ऐसे बुलाते रहें। शहर के बारे में, विकास के बारे में हम यूँ ही बात करते रहें, सब मिलजुल कर इस गंगापुर को आगे बढ़ाएं। और मैं कासिम भाई को ये बताना चाहूँगा, अभी इन्होंने एक बात कही थी, मैं कह रहा था, मेरा इतना सा माने, मेरी बात को सुने। स्वच्छता केवल मात्र नगर परिषद और नगर स्वच्छता कर्मियों का ही काम नहीं है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी वो आपका और हमारा भी उतना ही दायित्व बनता है जितना उनका दायित्व है। वो सफाई एक अलग, मेरा मोहल्ला जब साफ रह सकता है तो आपका मोहल्ला भी साफ रह सकता है। सुशील जी, सर, बात विकास की है मैंने। यदि आप इनका पूछना, आप यदि कांग्रेस का बीएसपी का पुछला छोड़िए, आप भारतीय जनता पार्टी को गले लगाइए।
निश्चित रूप से विकास की गंगा बहेगी बहेगी बहेगी, हर हालत में बहेगी। पूंजीपतियों का पीछा छोड़िए, हम निश्चित रूप से कमल खिलाएंगे। गंगापुर की नगर परिषद में भाजपा का अध्यक्ष बैठाएंगे और वो पूंजीपति नहीं होगा। आप ये पक्की बात मान चलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गहरी कह रहा हूँ, आखिर में बात बहुत गहरी कह रहा हूँ। मेरे दोस्त सुशील जी, आखिर में बात बहुत गहरी कह के जा रहा हूँ कि मोदी जी सत्ता में आए थे तो कांग्रेस ने क्या है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे रोज़ा इफ्तार प्रोग्रामों में आते हैं और टोपी पहन के हमारी टोपी कर जाते हैं। तो मोदी जी से एक उम्मीद जगी थी उनको, और मोदी जी ने कहा भी था कि हमें कांग्रेस ने जो छल किया है, सुना, एक जो छल किया है ना, उस छल को भरने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके के मोदी जी सुनो, जिस तरीके के मोदी जी कानून लेकर आए थे, 3 तलाक का, सीए का, क्या गलत हो गया? एनआरसी का, नहीं गलत ये हुआ था। देखो उसमें गलत ये हुआ था कि देखिए, मैं इसके लिए डिबेट अलग करनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल, मैं जाते जाते इतना जरूर कहूंगा आपसे। नहीं देखिए, नहीं हमें ये विषय अभी जो है, हाँ, ये एक अलग चीज है, ये टेक्निकल इशू है, हम बहुत लेट हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से मेरा जो है सर्वे 1 मिनट दोबारा कहना चाहूंगा, जिससे किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं रहे। मेरा सर्वे अभी मात्र जनरल वार्डों में हुआ है। 35 वार्डों के सर्वे में 17 वार्ड में भाजपा आगे है और 10 वार्डों में कांग्रेस आगे है, और बाकी में निर्दलीय और कासिम भाई भी शायद हो सकता है कि उनमें शामिल हो। तो मेरा कहने का मतलब है, अभी पूरी तरह जो है गंगापुर शहर की भूमिका के बारे में बता नहीं सकते कि ऊंट किस करवट बैठेगा। कासिम भाई के 12 वार्ड अब नहीं है इसमें, लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि राजनीति किस करवट बैठेगी ये देखना जरूर पड़ेगा। 13 तारीख को रिजल्ट आएगा और फिर सारी चीजें पता चलेगी। रही बात कानूनों की, तो चाहे किसानों को लेकर के कानून हो, चाहे और जो कानून हो उनको लेकर के बातें हों, लेकिन कुल मिलाकर के परिवर्तन संसार का नियम है और समय रहते कानून भी बदलेंगे, व्यवस्थाएं भी बदलेंगी, सत्ता भी बदलेगी और लोगों का ज़मीर भी बदलेगा, और कहीं ना कहीं जनता की जो मानस पटल पर जो अंकित है वो भी कहीं ना कहीं बदला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक जैसा सब कुछ चलता रहेगा, लगातार सत्ताएं बदलेंगी। और इतिहास तो गवाह रहा है साहब कि युगों युगों तक जनता ने जिस पर भरोसा जताया है उसी ने शासन किया है। कोई दौर और था, आज दौर और है और आने वाले समय में दौर कुछ और होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जो निकल कर के आई टोपी वाली, तो वही बात है कि अपनी छतरी तुमको दे दें कभी जो बरसे पानी, और कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज़ पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कुल मिलाकर के कुछ ऐसी चीज़ें हम करते हैं कि, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी ज़रूरत होगी बिल्कुल आपको हम ज़रूर इन्वाइट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद स्वस्थ डिबेट के लिए। इस बार मैं चाहता हूँ कि आप उत्तरोत्तर तरक्की करो, और मैं चाहता हूँ कि पुरुषोत्तम जी आपके अंदर वो काबिलियत है, आप राष्ट्रीय चैनल में जाओ। पुरुषोत्तम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल, ये अक्सर गंगापुर को ये दिशा दी आज, और आप इस रूप में खड़े हो, इसमें पुरुषोत्तम जी का बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे साथी है, पुरुषों में उत्तम है। और मैं ये चाहूंगा कि अगली डिबेट में आप किसी कांग्रेस लीडर को जरूर बुलाएं। नहीं, हम बिल्कुल हमेशा प्रयास करते हैं, पर हमारे ये समझ नहीं आता कि वो छुपते क्यों हैं। हाँ, वो छुपते क्यों हैं। पुरुषोत्तम जी के नाम से भागी कि सुशील जी के नाम से भागी। पर कॉल बहुत किया है सर हमने उनको, लगातार बहुत कॉल किया है। अफसोस है, कांग्रेसी मित्र होते। कोई भी डिबेट में जो है जिन पार्टी की हम चर्चा कर रहे हैं उन पार्टी का प्रतिनिधि होना बहुत जरूरी है। ये हमारी मर्यादा नहीं तो ये एक पक्षीय डिबेट कहलाती है। इसलिए मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि कांग्रेस प्रत्याशी या कांग्रेस के जो भी लीडर हैं, हम तो इनवाइट करते हैं, पर वो आए तो सही। लेकिन हम कांग्रेस के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे राजनीति बैठे वैसे चलते रहिए साहब, और एकला चलो रे, वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कि ये तो जिंदगी साहब चलती रहेगी। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और जाते जाते अब आपको गंगापुर की थोड़ी सी खबरों से मैं अवगत करवाया जाता हूं। विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में आज विरोध प्रदर्शन हुआ एसडीएम कार्यालय के सामने। जो केंद्र सरकार के द्वारा किसान कानून बनाए गए हैं उनके विरोध में। लेकिन समझ में ये नहीं आता साहब कि आज धारा 144 कहाँ चली गई, वो नज़र नहीं आई। आज कोरोना का इफेक्ट नज़र नहीं आया। ये नेताओं की जब सभाएं चलती हैं और डिबेट चलती हैं, इनके बड़े बड़े जुलूस होते हैं, तब आखिर में महामारी अधिनियम लागू इन पर क्यों नहीं होता और धारा 144 इन पर लागू क्यों नहीं होती। बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे थे,
कानूनों के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे, लेकिन मुझे ये लगता है कि वहाँ जितने लोग थे उनमें से शायद 5% लोग भी ऐसे नहीं थे जिनको इन पूरे कृषि कानूनों की जानकारी भी हो और वो इस पर डिबेट कर पाए। क्यों कि लगातार कुछ इस तरह की हरकतें चल रही हैं, चाहे पहले कानून बने हों चाहे अब कानून बने हों, कि कहानी कुछ और थी और पर्दे के पीछे किरदार कुछ और निकले। तो आज उन्होंने प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी दिया एसडीएम को। उसके बाद में पंचायत समिति सभागार में जो किसान प्रतिनिधि हैं उनके साथ में भी चर्चा की थी विधायक रामकेश मीणा ने, और आने वाली 12 तारीख को एक बड़े प्रदर्शन की उन्होंने भूमिका तैयार की है कि साहब एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और बंद किया जाएगा नेशनल हाईवेज को, बाजारों को बंद किया जाएगा, और अगर सरकार तब भी बात नहीं मानती है, इन कानूनों को वापस नहीं लेती है, तो फिर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कल केंद्र सरकार किसानों के साथ बैठ करके चर्चा जरूर करेगी और जो भी गड़बड़ है या जो इश्यूज़ हैं उनको क्लियर करने का काम ज़रूर किया जाएगा। उसके बाद पंचायत समिति सभागार में एडीएम नवरत्न कोहली, एसडीएम अनिल चौधरी के नेतृत्व में बीएलओज़ की मीटिंग हुई और आने वाले चुनावों को लेकर के उनको दिशा निर्देश दिए गए थे, किस तरह ये चुनाव संपन्न करवाने, इसको लेकर के पूरी तैयारी की गई। और अब आपको एक और बात बता देता हूँ, बाढ़ बारे से आज एक खबर आई। बाढ़ बारे में चुनावी मामला जो चल रहा है उसमें एक लड़ाई झगड़े का मैटर भी था साहब, और लड़ाई झगड़े का मैटर ये था कि सुनने में आया था कि साहब कांग्रेस और बीजेपी के जो समर्थक है वो आपस में भिड़ गए प्रचार के दौरान, लेकिन जब हमने इसकी सच्चाई मालूम करी तो पता चला कि ये आपसी रंजिश का एक मामला था पुराना, और उसी के तहत ये झगड़ा हुआ था जिनमें जम करके लाठी डंडों का प्रयोग हुआ और कुछ व्यक्ति घायल हुए जिनका राजकीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी प्रकार इस्लामपुरा से शाम को एक लाइव आपको दिखाया था हॉस्पिटल से हमारे संवाददाता इब्रार ने, जिसमें चाकूबाजी की एक घटना हुई थी और लूट के इरादे से एक व्यक्ति के साथ में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, और पुलिस में मामला अभी दर्ज नहीं हुआ है समाचार लिखे जाने तक। लेकिन ये आज की बड़ी खबरें थी और सर्वे हमारा लगातार चल रहा है और देखते हैं क्या कुछ निकल करके सर्वे में सामने आता है। लेकिन जो भी बैठे अच्छा बैठे और शहर की दशा और दिशा सुधरे, तो यही है। और बाकी ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी और कल फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे तमाम अपडेट लेकर के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें खबरों को। आज की डिबेट बहुत लंबी हो गई थी, चलिए कोई बात नहीं। धन्यवाद और जय हिंद और जय भारत।